नमस्कार। आज हम कंसेप्ट्स ऑफ आईआरएम और कंसेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इथोलॉजी की विभिन्न कंसेप्ट्स के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत कंसेप्ट ऑफ एफएपी और कंसेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस की बात की थी। एफएपी, जिसको हम फिक्स एक्शन पैटर्न कहते हैं, तो एक जाति के सभी जीवों के अंदर ये ऐसे सहज प्रकार के व्यवहार होते हैं जो कि स्टीरियोटाइप्ड होते हैं। उस जाति के सभी जीवों में उनको एक ही प्रकार से बार बार दोहराया जाता है। इन फिक्स एक्शन पैटर्न को दोहराने के लिए या इनकी अभिव्यक्ति के लिए ये आवश्यक होता है कि जंतु को उचित प्रकार का उद्दीपन मिले, जिनको हम साइन स्टिमुलस कहते हैं। तो साइन स्टिमुलस मिलने पर एक निश्चित प्रकार की एफएपी की अभिव्यक्ति की जाती है। तो एफएपी को अभिव्यक्त कराने के लिए निश्चित प्रकार का साइन स्टिमुलस चाहिए, लेकिन ये पहचान कौन करेगा कि कौन से स्टिमुलस से किस प्रकार की एफएपी की अभिव्यक्ति होगी। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो मस्तिष्क होता है, तो वो ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वो स्थान होता है जहाँ पर साइन स्टिमुलस के द्वारा स्थायी क्रियाक्रम के अभिव्यक्त करवाया जाता है। अब जब साइन स्टिमुलस निश्चित प्रकार की एफएपी को अभिव्यक्त कराता है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में कोई ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो कि इन दोनों के बीच में अंतर संबंध स्थापित कर रही हो। निकोटिन बर्जन ने 1951 में इसी क्रम के अंदर आईआरएम की अवधारणा की प्रस्तुत की। आईआरएम अर्थात इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म या सहज मोचन प्रणाली, उनका ये मानना था कि चिन्ह उद्दीपनों की पहचान और इनके प्रति एफएपी की अभिव्यक्ति करवाने का कार्य आईआरएम के द्वारा किया जाता है। वास्तव में ये माना जाता है कि आईआरएम और उद्दीपन या साइन स्टिमुलस के बीच में एक ताले और चाबी के माती संबंध होता है। अर्थात जिस प्रकार से एक निश्चित चाबी के द्वारा निश्चित ताला खुलता है, उसी प्रकार से एक निश्चित उद्दीपन के द्वारा एक निश्चित आईआरएम को एक्टिवेट किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप एक निश्चित एफएपी की अभिव्यक्ति होती है। ये अंतर संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है कि साइन स्टिमुलस के द्वारा आईआरएम को एक्टिवेट किया गया और उसके द्वारा जाके एफएपी की अभिव्यक्ति हुई। आईआरएम के बीच में के संबंध के अंदर तीन धारणाएं हैं। पहला ये माना जाता है कि आईआरएम प्रणाली स्वाभाविक व जन्मजात होती है, अर्थात चिन्ह उद्दीपन के प्रति पहचान और उसके प्रति की गई अभिक्रिया जो होती है वो जाति विशिष्ट होती है और उस जाति के सभी जीवों के द्वारा दोहराई जाती है। दूसरा, आईआरएम जो होता है चिन्ह उद्दीपन के प्रति अभिक्रिया प्रदर्शित कराने हेतु उत्तरदायी है, अर्थात आईआरएम उस विशिष्ट ऊर्जा को तब तक रोके रखता है जब तक कि उसे एक उचित प्रकार की साइन स्टिमुलस की पहचान नहीं कर ली जाती, वह उसके द्वारा ऊर्जा की निर्मुक्ति विशिष्ट व्यवहार के प्रदर्शन के रूप में नहीं हो जाती। तीसरा ये माना जाता है कि आईआरएम भी रूट प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से एफएपी स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, उस प्रकार से आईआरएम भी रूट प्रकार के होते हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं कि साइन स्टिमुलस और एफएपी के बीच में अंतर संबंध है, तो निश्चित रूप से ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो इन दोनों के बीच में अंतर संबंध स्थापित करे, और इसी को लेकर के निकोटिन बर्जन और कोनार्ड लॉरेंज के द्वारा काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया गया और उसी के बाद जाकर के सहज मोचन प्रणाली या आईआरएम की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। सहज मोचन प्रणाली के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो सहज शब्द होता है ये भ्रामक होता है, या इसको एक मिसनोमर भी कई बार मान लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाए कि जंतुओं के द्वारा जो अनेकों उद्दीपनों में से कुछ के प्रति जो चयनित प्रणाली के द्वारा व्यक्त की गई अभिक्रियाएं कई बार लर्निंग के द्वारा, अर्थात जो एक्वायर्ड बिहेवियर होते हैं उनके द्वारा भी प्रभावित हो सकती है। हम ये जानते हैं कि किसी प्रकार की अभिक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए एक मोटिवेशन या एक अर्ध जंतु के अंदर होनी चाहिए, अर्थात उस कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए। जंतु उस कार्य को तभी प्रदर्शित करता है जब उसके अंदर मोटिवेशन हो। जंतु में जब मोटिवेशन क्षमता बहुत कम होती है, क्षीण स्थिति में होती है, तो उपयुक्त अभिक्रिया को व्यक्त कराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिलीजर की आवश्यकता होगी, यानी एक स्ट्रॉन्ग हमें उसको स्टिमुलस देना पड़ेगा। और इसके विपरीत यदि उसके अंदर मोटिवेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, उसका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसी प्रकार की अभिक्रिया को व्यक्त कराने के लिए हमें बहुत शिथिल प्रकार का रिलीजर या साइन स्टिमुलस देना पड़ेगा। जैसा उदाहरण दिया जाता है
कि जब माता के द्वारा ध्यान देने ना देने के ऊपर बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोकर उसको अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, तो मोटिवेशन क्षमता जब अधिक होगी या उच्च होगी तो कमजोर उद्दीपन के द्वारा भी वही अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित करवाई जा सकती है, जो कि मोटिवेशन क्षमता क्षीण होने की स्थिति में एक स्ट्रॉन्ग रिलीजर या स्टिमुलस के द्वारा व्यक्त करवाई जाती है। अनेकों बार ऐसा देखा जाता है कि जंतु के जीवन काल के अंदर विशिष्ट उद्दीपनों के प्रति इनकी जो रेस्पॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, जिसे जाति के सभी सदस्यों के द्वारा सामान्य रूप से देखा जा सकता है। यह अभिक्रिया दो प्रकार से समझी जा सकती है, जैसा कि विशिष्ट अभिक्रियाओं को अभिव्यक्त कराने वाले उद्दीपनों की सीमा में कमी होने के फलस्वरूप, जैसा हैबिचुएशन में होता है कि जब किसी भी जंतु को हम किसी एक प्रकार के उद्दीपन से बार बार उद्दीपित करते हैं तो कुछ समय बाद जाकर के उसके प्रति उसकी रेस्पॉन्स करने का या रेस्पॉन्ड करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो जंतु उसके प्रति हैबिचुएट हो चुका। जब पक्षी टहनियों पर बैठे होते हैं तो टहनी के हवा के द्वारा हिलने पर, किसी अन्य कारण जंतु की उपस्थिति की वजह से हिलने पर वो बार बार काफ़ी सतर्क हो जाते हैं, बार बार उसके प्रति देखते हैं कि कोई आ तो नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि अब कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब वो पत्तों के या टहनियों की गति के द्वारा या स्वयं की जाति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति के कारण से यदि वो टहनी हिलती है तो वो किसी शत्रु की उपस्थिति के प्रति जिस प्रकार से रेस्पॉन्ड करते हैं वैसा रेस्पॉन्ड उस समय नहीं करते, अर्थात वो हैबिचुएट हो जाते हैं, इसी को हम हैबिचुएशन मानते हैं। इसी प्रकार से जो टोड होता है वो प्रारंभ के अंदर जब भी कोई कीट पतंगा उसके सामने आता है तो उसको खाने का प्रयास करता है, लेकिन अनायास कई बार उसके जीभ के ऊपर वैस्प अर्थात ततैया या मधुमक्खी जब आ जाते हैं तो वो उनके द्वारा उनकी जीभ के ऊपर जब डंक मारा जाता है तो उसको पीड़ा का अनुभव होता है। अब सेकंड समय जब आगे कभी वो दोबारा वैस्प या मधुमक्खी उसकी जीभ पर आएगी या उसको दिखाई देगी तो उसके ऊपर तो झपट्टा मार के और उसको निकलने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसको हैबिचुएट हो चुका है अपने पूर्व अनुभव के आधार पर। इसी प्रकार से अनेकों मोचकों में से केवल एक का चयन एवं प्रबलीकरण, जिसके कारण इसके प्रति अभिक्रिया व्यक्त की जाती है, अन्य के प्रति नहीं। जैसे कई प्रकार के रिलीजर्स या स्टिमुलस जब दिए जाएं उनमें से किसी एक के प्रति जाकर के जंतु रेस्पॉन्ड करता है और अन्य के प्रति नहीं। इसका काफ़ी उत्कृष्ट उदाहरण अध्ययन या इम्प्रिंटिंग में देखने को मिलता है, जो कि ग्रे लेग गूज के अंतर्गत काफ़ी विस्तृत अध्ययन जिसका किया गया है कि ग्रे लेग गूज के जो शिशु होते हैं जन्म के समय उनको जो प्रथम दृष्टिगत वस्तु दिखाई देती है, गतिशील वस्तु दिखाई देती है, वो उसी को अपना पेरेंट मान के उसका अनुसरण करते हैं, उसका पीछा करते हैं। और ये अध्ययन इतना प्रबल होता है कि कुछ समय पश्चात यदि एक बार इम्प्रिंट होने के पश्चात उस जंतु के सामने जन्म के कुछ समय बाद जा कर के उसको उसके जनक भी उसके समक्ष आ जाते हैं तो वो उनकी भी उपस्थिति को नगण्य मानता है। तो यहाँ पर IRM अत्यधिक चयनात्मक और प्रदर्शित व्यवहार की उपयुक्तता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये IRM की अवधारणा होती है कि किस प्रकार से जाकर के जो सहज मोचन प्रणाली होती है वो जंतुओं के अंदर जाकर के और विशेष प्रकार के व्यवहार या सहज व्यवहार जिनको हम FAP के अंतर्गत ले रहे हैं उनके लिए साइन स्टिमुलस की पहचान करती है और FAP को अभिव्यक्त कराने का कार्य करती है। इसी क्रम में चौथी जो अवधारणा होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशिष्ट ऊर्जा की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ FAP, कंसेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस, कंसेप्ट ऑफ IRM और कंसेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के बीच में एक अंतर संबंध है जिसको हम आगे भी एक मॉडल के द्वारा अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की अवधारणा जो है, ये जो अवधारणा है ये लॉरेंज के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उनका ही मानना है, उनके अनुसार जब कोई भी किसी भी प्रकार की FAP को अभिव्यक्त कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी विशिष्ट ऊर्जा को हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का लगातार निर्माण होता रहता है, जो कि एक विशेष प्रकार की FAP के अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। लेकिन कई बार कुछ इनहिबिटरी मैकेनिज्म के द्वारा इसके उत्पादन पर तब तक प्रतिबंध लगा दिया जाता है जब तक कि एक विशेष उद्दीपन इस ऊर्जा का प्रसार नहीं कर देता और अंततः
उसके प्रयोग से एक स्थायी क्रियाक्रम प्रदर्शित नहीं हो सकता। भिन्न प्रकार के स्थायी क्रमों के प्रदर्शन के लिए इनकी स्वयं की एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी होती है। साइन स्टिमुलस मिलने पर कि किस प्रकार से इन चारों अवधारणाओं में आपस में अंतर संबंध होता है कि एक निश्चित उद्दीपन या चिन्ह उद्दीपन मिलने पर हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में IRM मैकेनिज्म काम करती है। वो इस साइन स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करती है और आइडेंटिफाई करने के बाद उपयुक्त प्रकार की एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को अब वो रिलीज करवाने का कार्य करती है, जिसके प्रति एक FAP अभिव्यक्त की जाती है। इन चारों अवधारणाओं के बीच में अंतर संबंध को समझाने के लिए लॉरेंज के द्वारा साइकोहाइड्रोलिक मॉडल या फ्लश टॉयलेट मॉडल के द्वारा इनके संबंध को समझाया गया। यहाँ पर ये साइकोहाइड्रोलिक मॉडल दिया गया कि ये एक रिजर्वोयर है जिसके अंदर लगातार पानी भर रहा है, जिसको हम ये मान रहे हैं कि वो एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का प्रतिरूप है। यहाँ पर लगातार इसमें पानी भरता रहेगा, एक्शन स्पेसिफिक स्टोर होती रहेगी। इस एनर्जी को तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि एक निश्चित प्रकार का उद्दीपन इसको ना मिले। यहाँ उद्दीपन के रूप में इस पुली के ऊपर लटके हुए इस वेट को माना जाता है, जिसको हम मानते हैं कि साइन स्टिमुलस। ये साइन स्टिमुलस यहाँ पर कार्य करेगा, इस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज कराएगा, लेकिन इसको रिलीज कराने के बीच में ये वाल्व और जो स्प्रिंग होती है ये एक IRM का कार्य करती है। जब तक ये IRM एक्टिवेट नहीं होगी ये वॉल नहीं खुलेगा। यहाँ पर फिक्स एक्शन पैटर्न के रूप में इस एक्शन स्पेसिफिक के द्वारा पानी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी ज़्यादा है, साइन स्टिमुलस वीक है, तब भी जा करके और उसको एक वीक स्टिमुलस के द्वारा भी FAP की व्यक्त की जाती है। और उसके विपरीत जब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बहुत कम हो गई लेकिन साइन स्टिमुलस बहुत ज़्यादा है, तब भी जाकर के FAP के, अर्थात जब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है तब जाकर के एक वीक स्टिमुलस के द्वारा भी एक FAP को अभिव्यक्त आसानी से करवाया जा सकता है। लेकिन जब एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बहुत कम होगी या मोटिवेशन किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने की अर्ज बहुत कम होगी, उस स्थिति के अंदर उसी प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करवाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलीजर या साइन स्टिमुलस की आवश्यकता होगी कि यहाँ पर उस स्थिति में एक बड़ा वेट हमें लगाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि यदि किसी जंतु को काफ़ी लंबे समय तक भूखा रखा जाए, तो जंतु को जब लंबे समय तक भूखा रखा जाएगा तो उसके लिए खाने के प्रति उसमें अर्ज होगी, उत्सुकता होगी, वो काफ़ी मोटिवेशन लेवल उसका केवल खाने के लिए हाई होगा। जिस कार्य के लिए मोटिवेशन होता है वो उसी कार्य को करने के लिए काम में आता है। तो जब यहाँ पर भूखा रखा जंतु को, तो उसमें खाने के लिए उसमें मोटिवेशन है, पानी की पूर्ति देकर के हम उसको पूरा नहीं कर सकते। तो उस मोटिवेशन लेवल को, उस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को खाना खाने के लिए उसमें इकट्ठा हुई है, उसको रिलीज कराने के लिए अब उस जंतु को केवल खाना के उपयोग खाने के लिए उपयोग में ले सकता है। और जंतु को जब भोजन दे दिया जाएगा तो वो जाकर के और उसकी उपयोग करेगा। लेकिन जब एक बार पेट भर जाएगा, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन आ जाएगा, उस स्थिति में अब उसकी एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी समाप्त हो जाएगी। और अब उस जंतु के समक्ष यदि बहुत स्वादिष्ट भोजन भी उसको परोसा जाए तो भी उसके प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाता। समय जैसे जैसे व्यतीत होगा, जंतु के बीच में वापस एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का उत्पादन होगा, वो इकट्ठी होगी, वापस उसमें खाने के लिए मोटिवेशन लेवल हाई होगा और अब वो पुनः अपनी उसी FAP को अभिव्यक्त कराने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से जाकर के जंतु के अंतर इन चारों अवधारणाओं के बीच में एक अंतर संबंध इस साइकोहाइड्रोलिक मॉडल के द्वारा समझाया जा सकता है।